होंगे। कोई असंतुष्टि नहीं है ना आपकी? कोई नहीं, कहीं कोई ये नहीं कि ये रह गया, ये होता तो और अच्छा होता? नहीं, पूरा करके कभी कोई नहीं गया। जी नमस्कार। नमस्कार। पाजी, एक परिचय कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परिचय इतना बड़ा है। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमिल जी, पूर्व मुख्यमंत्री। पाजी, हाँ पाजी, एक परिचय आप जरूर जानना चाहेंगे, और वो ये भी है, हालांकि सब आप लोग जानते हैं, परिचित है, और वो ये कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के पिताजी, यशस्वी पिता, यशस्वी बेटा। चुनाव के समय आप चुप बैठे हैं या एकदम अभी दौरे पे, या कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं, क्या बात है? मैं लगातार चुनाव के दौरे पर ही था जी। आज आपका मैसेज मिल गया था तो आपके इंतजार में बैठा था। पाजी, तो आज जो गलती है भैया जी की है, भैया जी पकड़े गए जी। तो बाबू जी चलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे। चुनाव कैसा लग रहा है इस बार का, संभावना है, और इस बार की जो मुद्दे हैं उस लिहाज से? हिमाचल प्रदेश में चुनाव हमेशा ही जी दो पार्टियों में होता है, जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जी बाबू जी जी। और चुनाव हमेशा कांटे की टक्कर वाला होता है। अंततः जो पार्टी जीतने वाली होती है उसको सीटें ज़्यादा मिल जाती हैं, और कई बार तो दूसरी पार्टी जो है जी, वो 7-8% सिमट जाती है। जैसे इस बार मुद्दे के लिहाज से देखें तो आप जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है और जिसके जवाब में बीजेपी खड़ी है, सेटिस्फैक्टरी काम किसका? यानी मुद्दे उठाने वाला बेहतर तरीके से मुद्दे उठा रहा है, जवाब देने वाला जवाब दे पा रहा है? मैं तो उसमें एक पार्टी हूँ जी। इस करके हमें तो अपनी पार्टी का ही ठीक लगेगा, लेकिन अंततः निर्णय जनता करेगी। लेकिन जवाब तो मुझे मिल गया। मुद्दे जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम, और पूरे राज्य में 2 से 2.5% लगभग राज्य कर्मचारी या कर्मचारी है, तो उसमें उस लिहाज से एक बड़ा मुद्दा है ये। आप मानते हैं कि ये जायज है, मांग जायज है, उसमें सरकार को मान लेना चाहिए? वास्तव में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया कांग्रेस सरकार ने जी 2004 में। जी। जब तक हम सत्ता में थे जी, तब तक इस पे हमने सहमति नहीं दी और ये लागू नहीं की थी। 2003 के मार्च में सत्ता परिवर्तन हुआ जी, और कांग्रेस सत्ता में आ गई जी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसको हस्ताक्षर करके लागू किया था जी। तो आज कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है जी, उनको तो नैतिक कोई साहस, उनकी नैतिक। लेकिन बाबूजी, ये बात तो सच है कि हवा बह रही है, और हवा बहते में कौन उसका फायदा नहीं उठाना चाहेगा? तो लिहाजा कांग्रेस उठा रही है, या कांग्रेस कह रही है, और डिफेंड करती हुई दिखाई पड़ रही है बीजेपी। नहीं, मैं वही कह रहा था आपसे जी कि मेरा अपना मत ये है जी कि जो कर्मचारी अधिकारी सारी उम्र प्रदेश की सेवा करता है जी, उसको सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जो है वो सम्मान के साथ व्यतीत कर सके। यानी आप ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में हैं? नहीं, मैं बीच का रास्ता बता रहा हूँ। अच्छा जी। मिनिमम पेंशन अगर गवर्नमेंट प्रॉमिस कर दे जी कि 9-10 हज़ार रुपया कम से कम पेंशन मिलेगी जी, तो जो छोटा कर्मचारी, गरीब कर्मचारी रिटायर हो रहा है जी, इसकी जीवन यापन की का प्रश्न खड़ा होगा जी, उसको एक समाधान मिल जाएगा। हाँ। और हिमाचल का कर्मचारी बहुत ईमानदार, वफादार और प्रदेश के हित में काम करने वाला कर्मचारी है जी। वो सरकार की मजबूरी भी समझता है कि संसाधन कम है जी, तो अगर उसका सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत हो सकता है जी, तो 9-10 हज़ार की जो अपर लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट लगा दी जाए। अपर लिमिट लगाने की भी कोई बात हो सकती है? वो चर्चा करके उनके साथ तय हो सकती है जी। लेकिन जो सबसे जो हमारी है भी अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है जी, दीनदयाल जी की जो फिलॉसफी है जी जी, हाशिए पे जो व्यक्ति है, उसको राहत देना ये पहली शर्त है, पहला काम वो होना चाहिए जी। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि उन्हें पहली कैबिनेट में उसको वो क्लियर कर देंगे, जैसे ही अगर उनकी सरकार बनती है
तो उनकी सरकार बनी तो वो पहले कैबिनेट में ये कर देंगे। और यहाँ पे आपने एक समाधान बीच का रास्ता निकाला है कि ऐसा बीजेपी या जो यहाँ पे सरकार है उसका उस पर ये अपना स्टेटमेंट इशू कर सकते। बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है जी तो ऐसे वायदे करती है जो कभी हो नहीं पाते। जी 2003 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा जी तो रजिस्टर लेके गए हर घर में जी कि कौन कौन अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार कौन है। जी हर घर से कम एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। जी उसके बाद कोई रोजगार नहीं दिया। जी 2012 में उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, बेरोजगारी भत्ता, जी वो भी लागू नहीं किया। जी तो अब ओल्ड पेंशन स्कीम पे आए हैं, जी जबकि इनका ही किया धरा सारा है। और जो आप बेरोजगारी की बात करते हैं, जी हमें जनता के साथ झूठे वायदे नहीं करने चाहिए जो हम कर ना सके। सवाल ये भी रोजगार, सरकारी रोजगार का मतलब हिमाचली लोग समझते हैं जी सरकारी नौकरियां देना सरकारी नौकरी हो मुश्किल है। जो दुकान चला रहा है, जो उद्योग चला रहा है, वो भी रोजगार है। जो प्राइवेट रोजगार में लगा भी है, रोजगार को वो अपने आप को बेरोजगारी मानता है। जी आपको मिलेंगे दुकान, उनकी अच्छी शोरूम चल रहा है, लेकिन क्वालिफाइड लोग हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज है। लोग ये भी कह रहे हैं, मैं आपके ऊपर सवाल लगता है, लोग ये कह रहे हैं कि आप नाराज हैं लिहाजा उतने एक्टिव नहीं दिख रहे, या आप अब मानते हैं कि आप उम्र के उस दहलीज पे हैं जहां पे आपको अब इच्छा के हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, मैं न उस दहलीज पे हूं कि काम ना कर सकूं जी, और ना मैं नाराज हूं। जी मैं काम कर रहा हूं। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके आने के इंतजार में बैठा था जी, अन्यथा मेरे कार्यक्रम पहले से लगातार चल रहे हैं जी। 4 मीटिंग्स डेली कर रहा हूँ जी, जनसभाएं हो रही हैं जी। लोगों ने ये महसूस किया कि धूमल साहब बैकफुट पे चले गए राजनीति पे, और ये इस वजह से थोड़ा सा कहीं मायूस से हैं या कुछ ऐसा लगा उनके आपके सपोर्टर्स को, तो ये लगता है। मेरे से ज्यादा संतुष्ट कौन होगा? मेरे साथ हमारे प्रभारी के तौर पे काम करने वाले नेता, जब मैं अध्यक्ष था जी, मुख्यमंत्री था जी, तो हमारे प्रभारी नरेंद्र मोदी जी थे। बिल्कुल। वो देश के प्रधानमंत्री हो, बिल्कुल। तो मेरे से ज्यादा खुशी किसको होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। शायद उनको ऐसा लगता रहा हो कि पिछला चुनाव जो हुआ उसमें मुख्यमंत्री आप ही थे, या वो होने चाहिए थे। वो अब बात पुरानी हो गई, बात आगे निकल गई, उससे बीत गई जो बात गई, आगे की सुधि ले। बीत गई जो बात गई, आगे की सुधि ले। आगे की सुधि में ये फैसला तो यही होगा कि मुख्यमंत्री को, अगर चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। संयोग से आज आप मेरे गांव आए जी। इस गांव में हम खेतीबाड़ी करते रहे जी, नौकरी करते रहे जी। यहां से उठाकर अगर एक व्यक्ति को भारत की संसद में पहुंचा दिया जाए जी, 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले जी, 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का मौका मिले जी, तो संगठन ने जब जो तय किया वो तब ठीक था, तो आज जो तय किया वो भी ठीक है। बाबूजी, ये इतनी संतुष्टि, इतनी आशा, इतनी उम्मीद आप में देखता हूं, लेकिन जो बागी हैं, लगभग 2 दर्जन बागी हैं और वो सिरदर्द बने हुए हैं बीजेपी के लिए, तो ये बात आप उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जो बागी खड़े हुए हैं? ये बात बड़ी साधारण थी, आपने बड़ी राजनीति में बड़ी सरलता से इसको समझा दिया। आप संतुष्ट हैं, मान लिया, आप मुतमईन हैं, यू आर फुली सेटिस्फाइड, मान लेता हूं, लेकिन उनके लिए क्या, जो बागी हैं, आप ही के सामने खड़े हुए हैं, उनको कैसे समझाएंगे? जितना मैंने संगठन के लिए किया जी, संगठन ने उससे ज्यादा मेरे लिए करके दिया। जो बागी हैं, जो मान नहीं रहे हैं जी, उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने संगठन के लिए बहुत किया हो, लेकिन उतना मिला ना हो उनको जी। लेकिन एक संतोष रहना चाहिए हमेशा कि देर सवेर संगठन सबकी सुध लेता है। 17-17, 18-18 साल, 20-20 साल, 22-22 साल संगठन में
पार्टी में लगाया, उन्हें लगता है कि उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। टिकट तो एक ही है वैसे। कई बार पुरस्कार में क्या मिला, क्या पद मिला, क्या दायित्व मिला, इससे ज्यादा महत्व होता है कि कार्यकर्ता को आपने प्यार से पुचकारा था, वो थका हारा आया, तो उसको लगा कि हमारे नेता ने हमारी हाल चाल पूछी, हमारे अच्छाई के लिए काम किया, हमारी चिंता की जी। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कई बार व्यवहार से हम व्यक्ति को बहुत बड़ा संतोष दे सकते हैं। बाबू, तो एक सवाल बनता है, कार्यकर्ता क्या कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाता है? हाँ, जब उसकी कदर नहीं होती, जब उसकी कदर नहीं होती, जब उसे लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, या जब संगठन में हम मेरा और तेरा की बात शुरू करते हैं, तब नुकसान होता है। पार्टी में रहते हुए आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है कि जो बड़े दायित्व पे लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी, बड़े दायित्व पे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी जिसका जितना बड़ा पद होगा दायित्व उतना ज्यादा होगा। जिसका जितना बड़ा पद होगा उतना ही बड़ा दायित्व होगा कि वो इस चीज को कार्यकर्ता और उसकी आकांक्षाओं के बीच की जो दूरी है उनको पाटे या उनको खुश रखे या संतुष्ट रखे। सवाल अभी आपके माध्यम से फिर मैं अपील करना चाहूंगा जी कि जो लोग कहीं किसी के व्यक्तिगत व्यवहार के कारण जी या किसी कमी के कारण जी संगठन से बाहर गए हैं, वो आज ऐसा सोच के कि आज देश में ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, सब बातों को भुलाकर मोदी जी की तरफ देखकर संगठन से सहयोग करें। पार्टी सत्ता में आएगी तो फिर मौका होगा सबका भला करने का, सबको साथ देने का। एक सवाल और है, क्योंकि आपने मोदी जी का जिक्र किया, तो चुनाव जो भी हो, चाहे राज्य में हो चाहे लोकसभा पे हो, फेस मोदी जी ही है और वो फ्रेम मोदी जी का ही रहता है जी। और उनका माना जाता है कि उन्हीं पे चुनाव सारा केंद्रित होता है। आपको लगता है कि हिमाचल का इस चुनाव में भी बड़ा जो वोट के लिए एक झुकाव होगा वो मोदी जी ही होंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर सबसे बड़े हमारा सौभाग्य है कि बीजेपी के 2 प्राइम मिनिस्टर हैं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना दूसरा घर हिमाचल को मानते थे जी, और नरेंद्र मोदी भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। और इतने वर्षों तक इन्होंने संगठन में काम किया, 7 वर्ष तक जी, तो कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, सारे हिमाचल को जानते हैं। तो मोदी जी का ही होगा बाबूजी, जो मोदी जी तय करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि चुनाव में जो बड़ा जो विक्ट्री अगर मिली तो वो मोदी जी की वजह से मिलेगी। निश्चित तौर पर विक्ट्री के मुख्य कारण मोदी जी होंगे, लेकिन सहयोग से इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी हिमाचल से हैं जी, मुख्यमंत्री का चेहरा साथ लगा है जी, तो त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति है। फेस जहां तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री का, ये तो खैर आप कहेंगे, इसका जवाब भी सभी लोगों को मालूम है, तो पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा। बिल्कुल जी, लेकिन सच तो यह है कि प्रियंका जी भी कह रही हैं कि वो भी हिमाचल की ही बेटी हैं। जी, प्रियंका ने भी यहाँ पे मकान बनाया है जी, और जब उससे प्रश्न उठा था तो मैंने कहा था जी कि राजीव गांधी हमारे साथ लोकसभा में थे जी, उनकी बेटी है तो उनका भी स्वागत है। देवभूमि में कोई आए देवत्व के गुण प्राप्त करे तो क्या बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है, ये बड़े हृदय की निशानी है। आपको लगता है कि इस समय जो मुद्दे हैं और जो जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें पार्टी ढंग से डिफेंड कर पा रही है? देखिए, मैंने पहले कहा मैं तो डिफेंड करने वालों में शामिल हूँ। तो आप लोग और मीडिया पहले करेगा तय और अंततः जनता फैसला देगी, तो पता लगेगा ठीक डिफेंड किया कि नहीं किया। जी, आपके बारे में कहा जाता है आपकी एक बहुत बड़ी, मैं बिल्कुल मुझे मालूम है कि आपको
मेरी वजह से आप वेट कर रहे थे। आपकी 3 जनसभाएं लगी हुई हैं। मैं एक सवाल बस पूछना चाहता हूं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपसे अगर कोई एक बार मिल ले और उसके बाद 15 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, आप उसका नाम, पता, पिता, घर, सबका पता बता देते हैं। ये राजनीति में इसने आपको फायदा दिया? नहीं, कोशिश करते हैं कि कार्यकर्ता की पहचान हमारे दिल में रहे। और मैंने वही कहा कि कार्यकर्ता की अगर पीठ आप प्यार से थपथपा देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, तो उसको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो गदगद हो जाता है। बस 2 सवाल आपसे और पूछने हैं मुझे, और वो ये कि अनुराग ठाकुर, एक पिता की दृष्टि में आप और एक नेता की दृष्टि में आप कैसे मूल्यांकन करते हैं? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हैं, लोकप्रिय हैं, सर्वसुलभ भी है और साथ साथ जाना पहचाना नाम भी है, तो आप कैसे देखते हैं, कैसे मूल्यांकन राजनीतिक उनकी यात्रा पे? एक कमेंट आप पिता की दृष्टि से, नेता की दृष्टि से। जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं। अनुराग जी, जब मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता था जी, तब भी वोट देने के लिए आते थे। जी, वो क्रिकेट में मस्त रहते थे। जी, और उनका राजनीति में आने का कारण मुख्यतः क्रिकेट ही बना। जी, धर्मशाला में उन्होंने स्टेडियम बनाया। जी, उसको बनाने में उन्हें जो दिक्कतें आई, जी, उनके खिलाफ कोई केस चेन्नई कर दिया, कोई कोलकाता कर दिया, कोई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, जी, कोई हिमाचल हाई कोर्ट में, जी, तो उनको हम तो कोई मदद कर नहीं सके। जी, जेटली जी ने मदद की। जी, और जब 2007 में बाई इलेक्शन हुआ जी, लोकसभा का, जी, तो मुझे लड़ाया गया। जी, तब भी जेटली जी ने कहा कि अनुराग जी बेटर रहते अगर उनको लड़ाते, जी, क्योंकि मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन था हाउस में। जी, तो 2008 में जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, जी, तो बाई इलेक्शन था, जी, तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आया जी, कि आप कहाँ हैं? मैं कहा शिमला हूँ। जी, कि कल हमारी चुनाव समिति की बैठक है, जी, पर आपको आने की जरूरत नहीं। हाँ, तो मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री तो होता है उसमें, हाँ, बाई इलेक्शन है। जी, कि नहीं हम कर लेंगे। जी, तो शाम को खबर आ गई कि अनुराग को टिकट दे दिया। जी, तो ये राजनाथ जी, जेटली जी जी, और अडवाणी जी, अटल जी की सहमति आशीर्वाद से हुआ। जी, और उसके बाद की जो मेहनत है, जी, अनुराग जब क्रिकेट खेलता था, जी, 6ठी 7वीं में था, तब स्कूल की टीम में आ गया। जी, तो उसके बाद हमने कोई पैसा उसकी पढ़ाई पे खर्चा नहीं। उसका बड़ा स्कॉलरशिप होता था और स्कूल कॉलेज में लगातार खेलते रहे। पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी में भी खेले जी, और अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 जो भी टूर्नामेंट होते थे जी, उनमें उत्तरी भारत के कैप्टन भी रहे। जी, तो जो मेहनत की आदत पड़ी थी सवेरे 4 बजे उठ के ग्राउंड जाना, जी, मुझे लगता है राजनीति में आकर वो ज्यादा आवश्यकता पड़ गई। जी, मदद उसकी रही। मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते? वो क्या हो सकते हैं वो तो उनका भाग्य बताएगा जी, और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये जनता तय करती है। पर 4 बार लगातार सांसद बने हैं। जी, मुझे इस बात का संतोष है कि आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि उन्होंने ठीक नहीं किया। ये पिता की संतुष्टि है जो आपके चेहरे पे, आपकी वाणी में साफ परिलक्षित है, दिख रही है कि कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जिसने अनुराग जी के बारे में ये कहा हो कि वो अच्छे नहीं हैं। एक चीज और मेरे एक चिंता रहती है जी, चिंता रहती होगी पिता की दृष्टि से भी, क्योंकि वो सोते ही नहीं रात को 2-2 बजे तक आएंगे जी, सवेरे उठ के फिर चल पड़ेंगे जी। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सेहत का ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, मैं क्या इस अवस्था में महसूस नहीं होता, हाँ, लेकिन बाद में इसके इफेक्ट्स आते हैं। और ये बात निश्चित तौर से वो अगर ये मेरा आपका ये इंटरव्यू देखेंगे तो एक पिता की जो चिंता है कि समय पे सोना, या समय से ना भी हो तो लेकिन सोने की जो खुराक है हाँ वो पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए। खुराक पूरी होनी चाहिए सोने की, क्योंकि
लंबी जब आप उम्र के पास पहुंचते हैं तब वो चीजें पता चलती हैं। लेकिन एक चीज और बड़ी रहस्य है। आज मैं हमीरपुर में हूं, मैं लोगों से पूछ रहा था तो लोगों ने मुझे बताया कि साहब की एक चीज है, वो बेसन जो है जरूर खाते हैं, बेसन जरूर मंगाते हैं या बेसन की चीजें पसंद है। ये क्या रहस्य है? कोई ऐसा नहीं जी, सुना था कि चने से जो चने का जो बेसन होता है, हाँ, उसके कारण शुगर नहीं बढ़ती। वाह, अच्छा, तो लेते हैं। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो ही आपके सामने रखा, हाँ, आपने पहला पीस वही उठाया, बेसन ही उठाया था। हाँ। तो अच्छा, ये बेसन का इसीलिए लगाव आपका, बेसन खाने में आप बेसन का ज्यादा उपयोग इसलिए करते हैं जी जी, कि बेसन से जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं, ठीक रहते हैं। एक सवाल बहुत सारे हैं। मुझे मालूम है कि आपको भी ट्रैवल करना है और एक काफी लंबे चक्कर भी हो गए हैं और मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है। लेकिन सर, आपका आशीर्वाद मिला, आपकी बातचीत हुई आपसे और चलते चलते कोई असंतुष्टि नहीं है ना आपकी? कोई नहीं, नहीं है, बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है पार्टी से भी, पार्टी से भी, अपने आप से भी, समाज से भी। क्या बात है, कहीं कोई ये नहीं कि ये रह गया, ये होता तो और अच्छा होता? एक पूरा करके कभी कोई नहीं गया, इसलिए मैं ये अपेक्षा ही नहीं करता अपने आप से भी कि सब कुछ मैं ही करूंगा। जो मुझे भगवान ने मेरे से करवाना है वो मेरे से करवाएगा, बाकी और लोग करेंगे। और ये नसीहत भी है आने वाली पीढ़ियों के लिए जो राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे होते हैं। और यही मौके होते हैं जब आपको ये सवाल और इसके जवाब मिलते हैं कि पूरा तो कोई नहीं कर सकता और ना ही ये कोई सोच सकता कि हम ही हम हैं और हम ही हम करेंगे। और ये एक ऐसा वाक्य है जो राजनीति में ही नहीं, जीवन में भी काम आता है। और ये एक बहुत बड़ी बात जो आज आपसे मौका मिला मुझे बातचीत का और आपका आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू।